हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। क्लास 12 की पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें हम टॉपिक लिख देंगे। बाकी आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, केवल हम समझा पाएंगे, पूरा लिख नहीं पाएंगे। तो हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपना चैप्टर है, पहले हम क्लास लिख देते हैं। क्लास है 12। हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं भौतिक। भौतिक कहते हैं, ठीक है, ठीक है, भौतिक कहते हैं। अब यहाँ पे हम भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पहला कुमार मित्तल के हिसाब से पहला जो टॉपिक है, मतलब चैप्टर का नाम है वो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी है, और उसके आगे लिखा है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें से अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए हम देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, हमें पढ़ने को क्या मिलेगा। तो ये लिखा है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे हमें पहले बात तो ये है कूलाम का नियम। ये कूलाम एक वैज्ञानिक हैं। कूलाम एक वैज्ञानिक का नाम है, जिन्होंने एफ के बल में संबंध दिया था। एफ दिया था, या कह सकते हो Q बराबर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R²। ये एक रिलेशनशिप इन्होंने दी थी। क्यों दी थी? यहाँ पे Q1 क्या है, Q2 क्या है, F क्या है, ε0 क्या है, R क्या है, तो इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो F है वो क्या है, बल है, और जो ये Q1 और Q2 है, ये एक ही बात है। इन्हें कहा गया है आवेश। आवेश कह सकते हैं, या चार्ज इंग्लिश में कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, आगे ये जो R बना है, R को कभी कभी X से भी लिख सकते हैं, कभी कभी R से या लिख सकते हैं। तो इसमें R की वैल्यू क्या मान होगा, ये है बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी है? बीच की दूरी। अब ये दूरी क्या है, बीच की दूरी। किनके बीच की दूरी? जो ये आवेश है इनके बीच की दूरी। जैसे ये आवेश है, एक ये आवेश है, एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हमारा। तो यहाँ पे हमें इनके बीच की दूरी जो ये R है, बस इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें Q प्लस है, इसमें Q माइनस है। ठीक है, तो यही हमें सीखना है इसके अंदर। तो इतना ही इन्होंने बताया था, कूलाम का नियम इसमें बताया गया है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र भी की परिभाषा है E बराबर F अपॉन, फॉर्मूले से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ये होता है। तो बताया जाता है Q का मान अगर हम क्या रख दें, Q का मान 1 रख दें, जिसे 1 को कहा जाता है एकांक। एकांक मतलब एक कहा गया। तो E का मान अगर हम F का मान, यहाँ पे जो Q लिखा है वहाँ पे 1 रख दे, तो E का मान कितना हो जाएगा टोटल? E बराबर F अपॉन में 1। तो E बराबर कितना हो गया? F हो गया। तो क्या कहते हैं, एकांक आवेश में लगने वाला बल, एकांक आवेश में लगने वाला बल किसके बराबर होता है? वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो वैद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। तो यही परिभाषा यहाँ पे बताई गई इन्होंने। तो यही दो इनके बारे में चैप्टर में लिखा गया। लेकिन अब इसमें पढ़ना होगा हमें Q क्या होता है, R क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो बस इतनी बात इसमें बताई जाती है। ठीक है, तो आगे हम इसके अंदर पहला टॉपिक पढ़े। तो उसमें लिखा है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो या अगर क्वेश्चन अपने हिसाब से बना है, हेडिंग लिख रहे हैं, तो क्वेश्चन अपने हाथ बन सकता है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसकी खोज किसने की थी, और ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा अगर हम बात करें, तो यहाँ पे वैद्युत आवेश को कुछ नहीं, बस Q बराबर Q कहते हैं। ये स्मॉल q कह सकते हो या कैपिटल Q कह सकते हो, दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पे बताया गया कि 200, मतलब ये लगभग पहले की बात है, 25,000 साल पहले की, 2500 वर्ष पहले की, 2500 वर्ष पहले की बात है। क्या था कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स नाम था। क्या नाम था इनका? नाम थेल्स।
थेल्स कह सकते हैं, हाँ थेल्स ही लिख लेते हैं, थेल्स कहते हैं। क्या नाम था इनका? थेल्स था। अब इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद जब इन्होंने बताया, क्या बताया पहले ये भी बात सीख लेते। तो थेल्स ने क्या बताया, एक वैज्ञानिक थे यूनानी, यूनान से आए थे, यूनानी कह सकते हो, जो यूनान में रहते हैं वो यूनानी कहला सकते हैं। तो यूनान में जो रहते थे उन्हें एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम थेल्स था। उन्होंने क्या बताया कि एक अंबर धातु थी, अंबर एक धातु होती है, अंबर 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 एक धातु थी। तो उनमें उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक ऐसा गुण था, मतलब एक प्रॉपर्टी थी कि जिसके अंदर प्लस या माइनस, मतलब कि प्लस माइनस क्या है तो हटा देते हैं, अभी ना समझे। तो इसमें इसका मतलब प्लस ये माइनस है, तो इसका मतलब है कि कोई चीज को आकर्षित कर सकती थी या तो प्रतिकर्षित कर सकती थी, मतलब अट्रैक्शन फोर्स और रिवल्सन फोर्स दोनों काम करते थे इनके। तो यहीं पे इसके बाद क्या हुआ, 1600, अब जब ये टाइम पास हुआ तो थोड़ा टाइम बढ़ा, तो ये हो गया 1600 ईस्वी में, अपनी ईस्वी में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए, गिलबर्ट आए। उन्होंने क्या बताया कि इन्होंने बताया कि जो ये अंबर, थेल्स ने जो बताया था अंबर, ये इन्होंने इतना काम करके छोड़ दिया, बाकी इन्होंने किया नहीं। तब इनके बाद इन्होंने गिलबर्ट ने बताया कि ये जो गुण है वो किस कारण है, किस वजह से है। तो इसकी वजह से इन्होंने बताया कि जिससे कोई भी धातु को अगर हम रगड़ें या मतलब रब करें, जैसे आप कंबल ले सकते हैं, कंबल ले लिया उन्होंने एग्जांपल में, क्या लिया, कंबल को अगर हम झटके या कोई चीज़ जैसे कपड़े को ऐसे पकड़ के और ऐसे करें तो इसके जो धूल के कण होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, मतलब कि कण जो इनके कंबल से हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में बाहर निकल आते हैं, मतलब ये आकर्षित हो जाए, कुछ भी कर सकते हैं। फिर ऐसे इन्होंने दिया बिल्ली का नाम, बिल्ली की खाल को, अम्बूस की खाल को जिसे कह सकते हैं, अम्बूस की खाल भी इन्होंने ली थी। तो इसी तरीके से इन्होंने कुछ देखा कि जैसे कोई भी पदार्थ के अंदर से कुछ मेटल बाहर निकल लेते हैं, जैसे कोई रगड़ा है, ये एक रफ है, दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तो यहाँ बना लेते हैं ए और बी, दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, इस चीज को दोनों से ऐसे रगड़ा, इस तरीके से रगड़ा, तो उन्होंने क्या हुआ, इनके कण कुछ इनके कण इस पे ट्रांसफर हो गए, इसके कण इसमें ट्रांसफर हो गए, तो इनके आपस में कुछ ट्रांसफर हो गए। इन्हें ये नहीं बता पाए कि क्या थे, इन्होंने ना ही ज्यादा ध्यान दिया। इन्होंने क्या दिया, गिलबर्ट ने ध्यान दिया कि कौन सी चीज आगे और पीछे हुई है कि जिसके कारण ये आकर्षित कर रहे हैं या तो रिपल्सन कर रहे हैं। तो आगे हम इन्होंने देखा कि जैसे कि अम्बूस की खाल को देखा, तो बिल्ली के खाल को देखा, तो कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे कुछ चीजें इधर से उधर चली गई, तो इसके कारण क्या हुआ कि एक धातु क्या हो गई, प्लस मतलब धनात्मक हो गई, धनात्मक अभी नाम नहीं हुआ, अभी बस हम समझ सकते हैं कि उन्होंने सोचा कि कुछ धनात्मक हुई, धनात्मक बाद की खोज की गई, अभी नहीं, तो धनात्मक अभी ना लिखते हैं, बाद में किसने की थी अभी सीख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ कण आगे पीछे हो रहे थे, तो वैद्युत आवेश की परिभाषा इन्होंने ये निकाली कि जिस वैद्युत आवेश वह होता है जिसके कारण किसी भी पदार्थ के अंदर क्या आ जाए, ऐसा गुण आ जाए जिससे कि आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, बस इतना ही वैद्युत आवेश के अंदर बताया जाता है। और बाकी आगे हैं लेकिन उसके डिफिनेशन बाद में आएगी, इनके हिसाब से यही बताया गया। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे पहले, अगर मतलब बढ़िया से लिखना है तो पूरा लिखना होगा डिटेल के अंदर, लेकिन अगर हम छोटा चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले बढ़िया से लिखते हैं। लिखेंगे हम पहले लगभग, यहाँ पे लिख देंगे पहले लगभग 2500 वर्ष पहले यूनानी वैज्ञानिक, जो हमने कहानी अभी बताई थी बस वही अपने दिमाग में रखनी है और वही लिखनी है तुम्हें। तो वैज्ञानिक, क्या नाम था, थेल्स नाम था उनका, वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर के अंदर कुछ गुण
देखिए इसके बाद 1600 ईस्वी के पास एक नए वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका, गिलबर्ट्स ने बिल्ली या क्या कहते हैं ने कई प्रयोगों के द्वारा यह पाया कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक आकर्षण को हम आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण या प्रतिकर्षण ठीक है, यहाँ पे कर्षण लगाएंगे। आगे प्रतिकर्षण को देखा, जिसे हम क्या कहा गया, वैद्युत आवेश कहा गया। इसी तरीके से सारा लिख सकते हो तुम। तो यहाँ पे लिखा क्या है, अगर ध्यान से देखें तो अगर लिख लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये लिखना नहीं है, मतलब याद ही करना है, इसे समझ लेंगे। तो क्या लिखा है कि लगभग 2500 मतलब 2500 वर्ष पहले एक यूनानी वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेल्स था कि हमने एम्बर के अंदर कुछ गुण देखे। उन्होंने क्या देखा, एम्बर के अंदर कुछ गुण देखा। इसके बाद 1600 ईस्वी में के पास एक बार नए वैज्ञानिक गिलबर्ट ने कई प्रयोगों के द्वारा यह पाया कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण को देखा। मतलब यहाँ पे थोड़ा पता है, तो यहाँ पे हम आकर्षण को देखा या कह सकते हैं, पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण को देखा। ठीक है, तो ये देख लिया उन्होंने। तो इतनी बात ये समझ में आती होगी। ठीक है, तो ये याद नहीं करनी, बस समझनी थी। तो इसे रब कर देते हैं। अभी याद क्या करना है, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है एक धनात्मक की परिभाषा, धनात्मक आवेश क्या होते हैं, आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। देखो धनात्मक आवेश होता है, एक होता है ऋणात्मक आवेश। जो साधारण सा है कि धनात्मक मतलब इसके पास धन बहुत ज्यादा होगा, ये क्या है ऋणात्मक, इसके पास धन बहुत कम होगा। तो धनात्मक का मतलब इसमें प्लस के नंबर ज्यादा होंगे, ऋणात्मक का मतलब इसमें माइनस के नंबर ज्यादा है। तो ज्यादा कौन है, ज्यादा है ऋणात्मक, तो कम कौन हुए, माइनस वाले, ये कम है। अब यहाँ पे देखें ध्यान से कि ये प्लस वाले क्या है, ज्यादा है, ज्यादा लिख दो, और ये माइनस वाले क्या हो जाएंगे, कम लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम परिभाषा अगर बना सके, धनात्मक आवेश वे होते हैं जिनमें धन आवेश, इसे क्या कह सकते हैं, धन आवेश, और इसे क्या कह सकते हैं, ऋण आवेश। तो लिख देते हैं धन आवेश और ये ऋण आवेश। तो क्या बताया गया, धनात्मक आवेश वे होते हैं जिनमें धन आयन या आवेश कह सकते हैं, धन आयन ज्यादा तथा ऋण आयन कम होते हैं, उन्हें धनात्मक आवेश कहते हैं। और ऋणात्मक आवेश वे होते हैं जिनमें धन आयन कम
होते हैं और ऋणाएं ज़्यादा होते हैं। मतलब ऋणात्मक है तो ऋण वाले ज़्यादा होंगे, धनात्मक है तो धनात्मक वाले मतलब धन वाले या धन आवेश ज़्यादा होंगे। बस इतनी बात समझनी है तुम्हें, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के थे। आप आगे इसके आगे भी सीख सकते हो, इसे हम कर दें। अब एक यहाँ पे फॉर्मूले याद रखने हैं तुम्हें। वैद्युत आवेश को हम Q से लिखते हैं, या Q कैपिटल भी बना सकते हैं, स्मॉल भी बना सकते हैं। इसके फॉर्मूले 2 हैं। कौन कौन से 2 हैं? अब यहाँ पे हम इसके नीचे लिख देते हैं 2 फॉर्मूले। कौन कौन से हैं? एक होता है Q बराबर IT, कौन सा? IT। और एक होता है Q बराबर NE। दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा कब लगाते हैं। तो यहाँ पे याद रख सकते हैं कि Q तो एक आवेश है ही, इसे आवेश कहते हैं। आवेश, इसका मात्रा क्या होता है? देखो कूलाम के नाम पे रखा गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? कूलाम। कूलाम है इसका क्या है? मात्रक है, ठीक है। अब ये भी एक कूलाम है, ये भी कूलाम है, क्योंकि सब दोनों सेम रहते हैं। आगे अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि Q बराबर NE एक है, Q बराबर IT है। दोनों में हमें क्या अंतर है कि देखो I बराबर, यहाँ पे जानते हैं कि I बराबर धारा होती है। छोटी क्लास हाई स्कूल में या 10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर भी पढ़ के आ रहा हो। इसे कहते हैं धारा, धारा जिसे करंट कहते हैं, करंट कहा जाता है। IT क्या है? यहाँ पे T से टाइम होता है, तो टाइम का मतलब समय है, समय का मतलब इंग्लिश में कहते हैं तो टाइम। अब यहाँ पे N क्या है? ये नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब धन या ऋण संख्या, ऋण संख्या कह सकते हैं। E क्या है? E एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जिसका मान हमेशा निश्चित होता है, वो उसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, ये होता है इसका मान। तो आराम से निकाल सकते हैं। तो 1.6 × 10⁻19 तो क्या 1.6 × 10⁻19 होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे सब ये मान किसका है? धनात्मक प्रोटॉन और ऋणात्मक दोनों का मान होता है, ठीक। अब यहाँ पे लगाएंगे हम कहाँ? एक ये फॉर्मूला हमारे पास, एक ये फॉर्मूला। जब कभी कहेगा धन आवेश इतने हैं और इतने बताइए आवेश कितना होगा, जब यहाँ पे धारा की बात कही जाएगी तो ये बताएंगे हम, ठीक है। तो अब याद रखना है कि अगर हम धारा का नाम ना ले तो हमें कौन सा? ये वाला लगाना है। और अगर धारा का नाम ले लेता है तो हमें ये लगाना है। या ऐसे समझ सकते हैं ये परिपथ के लिए काम करता है। किसके लिए? परिपथ। शॉर्ट सर्किट, जिसे घर में अगर सीरीज तुम्हें बनानी है, बल्ब लगाने हैं, इस तरीके से वहाँ पे तुम्हें ये काम करना है। अगली हेडिंग लिखी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। तो इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है ये भी समझना है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, उनकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में जो सिद्धांत दिया जाए बस उसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। तो हमें पता है कि एक मान लेते हैं, एक क्या है? एक सर्किल है, सर्किल मान सकते हैं, सर्किल है। इसे कहा गया है क्या? ये परमाणु, या कह सकते हैं ये पदार्थ है, पदार्थ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इसे छोटा बना लेते हैं थोड़ा, ये बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा पदार्थ है। अब ये पदार्थ है कि अंदर हम जाएं तो बहुत छोटे छोटे हमें क्या पार्टिकल मिलते हैं। पार्टिकल का मतलब है एटम्स मिलते हैं, एटम्स का मतलब परमाणु है। तो यहाँ पे ये जो अगर बाहर निकालें इनको, तो ये तुम्हारे इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, मान सकते हैं इसे, ये बाहर हमने निकाल लिया। ये सारे क्या हैं हमारे? ये सारे हैं परमाणु, परमाणु, ठीक है। अब हर परमाणु के अंदर, अब बात यहाँ पे थोड़ा समझ के लिखना कि क्या है, हर परमाणु के अंदर क्या मिलता है हमें? हर परमाणु के अंदर हमें एक बीचों बीच में एक भारी भाग होता है। अगर हम एक पार्ट को बाहर ले लें और इसे बड़ा बनाएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये बनाते हैं, नहीं बचेगी, ये बना लिया, ठीक है। तो इसके अंदर एक छोटा सा भाग होता है, सबसे बड़ा मतलब सबसे भारी होता है इसके बीचों बीच इस तरीके से। जिससे अपनी पृथ्वी काम करते हैं बिल्कुल सेम इसी तरीके से भी है। अगर हम पृथ्वी से एक रिलेशन बता देंगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो ये एक भारी भाग है। इसमें कहा गया है कि इसको नाभिक कहा गया। क्या कहा गया? नाभिक कहा गया, ठीक है, नाभिक कहा गया। नाभिक में क्या होता है या बताएं कि पदार्थ, अगर कोई तुमसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पूछेगा तो क्या बताओगे? माना कोई भी पदार्थ के अंदर कई सारे परमाणु उपस्थित होते हैं, हर परमाणु के अंदर प्रत्येक में नाभिक उपस्थित होता है।
नाभिक क्या होता है, नाभिक उपस्थित होता है। नाभिक में कौन कौन से होते हैं, ये भी अगर तुमसे पूछे तो नाभिक में दो लोग होते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं, एक लोग होता है, ये होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन होता है, और एक कौन होता है, न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन। जैसा कि इनके नाम से पता है न्यूट्रॉन, कहते हैं गाड़ी न्यूट्रल कर दो, तो न्यूट्रल का मतलब होता है बिल्कुल स्थित कर दो, ना आगे जाए ना पीछे, तो मतलब न्यूट्रल का मतलब उदासीन, मतलब ना ही कोई मतलब कोई काम नहीं करना है। तो ये क्या होता है, आवेशहीन होता है, आवेशहीन या उदासीन कह सकते हैं, उदासीन होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज उपस्थित नहीं होता, शून्य होता है। अब ये क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन में क्या होता है, इसे हम पी से भी लिखते हैं, कहीं कहीं पी से लिखा होता है प्रोटॉन, तो पी से स्टार्ट होता है तो पी से प्रोटॉन कहेंगे। इसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, प्लस होता है, मतलब धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक। इसकी वैल्यू धनात्मक होता है। इसकी वैल्यू हमने कहा था E बराबर 1.6 होता है, वही वाला है, लेकिन ये प्लस के साथ है तो प्लस लिखना, माइनस वाले तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। आगे, अब ये नाभिक तो हो गया, अब हमारे पास एक और मेंबर बचा है इसका। तो यहाँ पे जो भी बाहर वाली सेल्स है, ये वाली, यहाँ पे इनके अंदर कौन से छोटे छोटे पार्ट होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमा करते हैं। कौन कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इन्हें क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉन। ये तीसरे मेंबर है जो बाहर रहते हैं हमेशा, उन्हें कहा गया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। इनमें माइनस का चार्ज होता है हमेशा, और ये क्या करते हैं, सेल्स के ऊपर बाहर राउंडिंग बाई राउंडिंग घूमते हैं। तो बस इतनी ही बात इसके अंदर बतानी है, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी से थोड़ा रिलेट करें तो ये जानते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, एक ज्वालामुखी या कह सकते हैं लावा या बहुत गर्म भाग अब भी है हमारे पृथ्वी के अंदर, तो वही है क्या है, नाभिक मान सकते हैं, नाभिक हो गया, ठीक है, ये नाभिक हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, नाभिक हो गया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन, मतलब जो हम लोग रहते हैं इलेक्ट्रॉन मान सकते हैं कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। बाहर जो चंद्रमा और सूरज, जितने भी बाहर अगर ये जिनके इसके घूमते हैं या सूरज के घूमते हैं, वो क्या है, वो क्या है, अपने इलेक्ट्रॉनों की तरह घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल इसी तरीके से बनती है, तो अपना इसे समझ लेना। और इसी से हमें क्या बनाना है, इसकी पूरी परिभाषा लिखनी है, तो हम लिखेंगे नहीं, आप बना सकते हैं। तो क्या लिखा है, देखो, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से हमें समझना है कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉन के बारे में जो सिद्धांत बताता है उसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। तो क्या बताएंगे हम, हर पदार्थ की लिखेंगे, ब्रह्मांड में उपस्थित हर पदार्थ। यहाँ पे थोड़ी सी बात लिख दें अगर हम, कि ब्रह्मांड में उपस्थित सभी पदार्थ या प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। और प्रत्येक परमाणु में, प्रत्येक, यहाँ पे हर जगह प्रत्येक लगा देना, प्रत्येक, यहाँ भी प्रत्येक, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। क्या बताएंगे, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पदार्थ के अंदर, है ना, पदार्थ के अंदर परमाणु उपस्थित होते हैं। परमाणुओं के अंदर एक भारी भाग होते हैं, इसे क्या कहा गया, भारी भाग हुए, इसे भारी का, क्योंकि दो मेंबर लोग थे तो भारी तो हो ही जाएंगे, ये सिंगल थे तो कोई भारी नहीं कहा गया। अब ये भारी भाग है, भारी भाग को कहा गया है नाभिक। नाभिक में दो लोग उपस्थित होते हैं, क्या लिखेंगे, नाभिक होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होने की वजह से धनात्मक कहा जाता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज या आवेश नहीं होने के कारण उसे उदासीन या आवेशहीन कहा जाता है। आगे, अब यहाँ पे बताया जाएगा, आगे पे क्या लिखेंगे हम लोग, कि नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में, इन्हें जो ये सर्किल है इन्हें कक्षा कहते हैं, ऑर्बिटल, कक्षा, कक्षा को या कोष भी कहते हैं, कहीं कहीं कोष लिखा होता है, कोष और कक्षा में दोनों अंतर है। तो कोष में प्रत्येक एक पार्टिकल घुमा करता है, मतलब एक राउंडिंग बाई करता है, किसके, नाभिक के चारों ओर घुमा करता है, इसे इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के अंदर एक खासियत होती है, यहाँ पे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के अंदर यह गुण पाया जाता है कि वे नाभिक के चारों ओर घूमने के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमते हैं। तो क्या बताएंगे, नाभिक, नाभिक यहाँ पे लिखे देते हैं, लिखेंगे नाभिक, नाभिक के साथ साथ घूमने, नाभिक के साथ साथ घूमने या घूमने पर
पर ये अपने अक्ष पर भी घूमते हैं। जैसे इसका फिगर बनाया जाए तो ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से आपस में भी घूमते हैं और ये लगातार इस तरीके से घूमते भी हैं। अगली हेडिंग लिखी है वैद्युत आवेश का संरक्षण। इस तरीके से इसमें नाम से पता चलता है वैद्युत आवेश का संरक्षण करना है। तो हमें पता है कि वैद्युत आवेश का संरक्षण माने होता है कि अपने पास स्टोर रखना, अपने पास रखना या सुरक्षित रख देना। तो बस यही काम इसमें भी है कि वैद्युत आवेश को सुरक्षित रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रह्मांड में, या कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट। यही क्या है वैद्युत आवेश संरक्षण का नियम है। इसमें क्या होता है, ना ही आवेश को तोड़ तो सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं कर सकते कि जैसे पूरी दुनिया से ख़त्म कर देना, ऐसा नहीं हो सकता कि वैद्युत को एक जैसे एनर्जी ऊर्जा होती है, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं कर सकते, इसे एक दूसरे के रूप में चेंज कर सकते हो। जैसे हमने क्या किया, हमारी जो लकड़ी, जैसे हमारे पास कोई कपड़ा है या कोई चीज़ है, कपड़े मान लेते हैं, कपड़े को क्या करें, मतलब जला दे तो उसमें क्या हीट उत्पन्न होती है, मतलब ये क्या देती है, मतलब ऊर्जा देती है। किसके फॉर्म में? ऊर्जा किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में देती है। तो इसी तरीके से कपड़ा, तो इसी तरीके से हमें देती है क्या, ऊर्जा रूप में दे देती है। यही एक नियम है बस। इसमें इतनी बात याद रखनी कि वैद्युत आवेश का संरक्षण, वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बस ये एक दूसरे के रूप में चेंज किया जा सकता है या बदला या ट्रांसफर किया जा सकता है। बस इतनी बात लिखनी है। तो बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कूलाम का नियम। बस यही हमें पढ़ना था, कूलाम का नियम, क्योंकि अब ये चैप्टर का नाम ही है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम, कूलाम के वैज्ञानिक ने, कूलाम क्या बताएंगे हम, कूलाम बता देंगे कि एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने, कूलाम ने बताया था कि दो आवेशों के बीच लगने वाली आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल के बारे में इन्होंने बताया था। बस इतनी बात इसमें नहीं बतानी है। तो क्या बताया था, जैसे दो ऑब्जेक्ट हैं अपने पास इस तरीके से, इसके अंदर कोई भी चार्ज है, मतलब आवेश है, प्लस और एक माइनस, ये निश्चित है कि प्लस माइनस ही होने चाहिए, तभी ये आकर्षित करेंगे और प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित करना तो इस तरीके से दिखा सकते हैं, प्रतिकर्षित। तो ये हम यहाँ पे एक बात सीख लेते हैं, शायद ना पता हो। ये लिखा होता है प्लस प्लस हमें क्या करता है, रिपल्सन करता है, मतलब प्रतिकर्षण करता है, प्रतिकर्षण करता है। और अगर माइनस माइनस हो तब भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण ही करेगा। आगे अगर प्लस माइनस हो जाए या माइनस प्लस हो जाए तो भी क्या, ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षण करेंगे। ये क्या करेंगे, आकर्षण। बस इतनी बात यहाँ सीखनी है। तो प्लस माइनस में बताया आकर्षण करेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जिसे कह सकते हो। तो कूलाम का नियम क्या था, कूलाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कोई भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में क्या बताया कि पहला उन्होंने मतलब शर्त दी कि क्या होता है कि जो F होता है वो किसके रेसिप्रोकल, मतलब यहाँ पे बताता है इसे समानुपाती समानुपाती है, समानुपात कह सकते हो, समानुपाती किसके होता है, Q1 और Q2। तो पहली लाइन में हमें क्या लिखना है कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहली बात क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे कि कूलाम के नियम के अनुसार कि दो बलों के बीच लगने वाले बल Q1 और Q2 के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं, यह समानुपाती होता है। दूसरा उन्होंने पॉइंट दिया कि इनके बीच की दूरी, जितनी भी दूरी होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस चीज़ को 1/, लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है कि उल्टा, जस्ट उल्टा होता है। जैसे ये लिखा था कि Q1 Q2, अगर इसका अपोजिट होता तो समानुपाती ना आता, क्या आता,
व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमण का मतलब भी होता है उल्टा करना, ठीक है। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती, तो बस यहीं पे 2 लिखना है। और यहाँ पे अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एफ को सी टोटल Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये देखो ये आर स्क्वायर नीचे है और ये ऊपर है, तो 1 की जगह क्या आ जाएगा, अगर दोनों को मिला है एफ बराबर है तुम्हारे Q1 Q2 ऊपर है, Q1 Q2 ऊपर लिख गया, आर स्क्वायर नीचे, आर स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो यहाँ पे अगर हम इस चिन्ह को हटाते तो एक नाम आता है, क्या नाम का मतलब नाम आता है, के आता है, के नाम से कोई भी नंबर हो सकता है और बाकी वही लिख देते हैं, ये लिख दिया। अब हमें पता है के का मान कुछ होगा, यहाँ पे के का मान क्या होता है वो निश्चित ही रख लिया गया। के की वैल्यू कितनी रखी गई, 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9 रखी गई। अब इसका मान क्या होता है 1/4πε0 कहा गया, इसका नाम क्या था, उसकी वैल्यू किसके बराबर बता देंगे 1/4πε0, 1/4πε0 के बराबर कर दी गई। तो यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस यहीं पे इतना ही बताया गया। तो इसके आगे जो मेन निकला वो क्या निकला, कूलाम का नियम, वो तुम्हारा F बराबर ये लिखा, F बराबर Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। बस इतना ही इसमें बताना, तो लिख भी सकते हो। तो क्या बताओगे, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलाम का नियम कहते हैं। ये निम्नलिखित कंडीशनों पर निर्भर करती हैं। पहली कंडीशन, उनके आवेशों के गुणनफल के बराबर के समानुपाती होती है, पहली बार लिख लेंगे। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि उल्टा कर दिया तो व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। फिर इन दोनों को समीकरण को मिलाए तो F और Q1 Q2 ऊपर लिख देंगे, आर का नीचे। अब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, बराबर आता है, तो बराबर हम लिख देंगे, यहाँ पे बराबर लगा दिया। के की वैल्यू कितनी 9 होती है, जिसकी वैल्यू 1/4πε0 के बराबर ही होती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सीधे निकला, जो निकला वो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। बस इतनी ही बात हमें याद रखनी है, ठीक है। इसे बार बार तुम आप मतलब रिपीट करके वीडियो देख सकते हो। अगर नहीं समझ आता फिर से एक बार कह देना तो हम फिर से बता देंगे, लेकिन मतलब बातों को ध्यान से सुनो, फिर आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। तो इसका एक ये तो लिख लिया हमने, इसके ये डेरिवेशन ही के रूप में होता है। अगर थोड़ा सीरियल बाय सीरियल और बड़ा करेंगे तो आराम से डेरिवेशन बन जाएगा, बस हिंदी लिखनी होती है, बाकी बहुत अच्छा जाएगा, 2 पेज तक आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या बताया गया, बल, तो ये बल है और बल का एक मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। यहाँ पे इसे रफ कर देते हैं। तो बल का क्या मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन एन से इसे लिख सकते हैं, ये क्या है, मात्रक है। अब यहाँ पे विमा पूछी जाती है, विमा स्कूल में सीखी होगी और फर्स्ट ईयर में भी पहले चैप्टर विमा का ही था, तो आराम से लगाए होगे तुमने। तो लिखा होगा MLT -2। अगर ये तुम्हें नहीं निकालना आता है तो किसी एक वीडियो में आपको बता दिया जाएगा तो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। सारे क्यों निकालने एक बार बता दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें निकालने में, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें पूछा जाता है कूलाम के नियम में। अब इसके आगे डेरिवेशन और है तो उसको देखते हैं। अगला लिखा है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने बताई थी कि F बराबर फॉर्मूले से निकालेंगे, F बराबर F/Q होता है। क्या होता है, F बराबर E बराबर F/Q होता है। F बराबर अगर निकालेंगे तो F बराबर कितना आ जाएगा, EQ आ जाएगा, कितना आ जाएगा, EQ। इस तरीके से याद कर दो, या तो E बराबर F/Q याद कर सकते हो, दोनों तरीके से तुम याद कर सकते हो। तो वैद्युत क्षेत्र पूछिएगा तो ये बता देना, क्या बताओगे, हमने कहा था Q का मान कितना रख देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगर जहाँ लिख देंगे Q बराबर कितना 1 कूलाम, क्योंकि कूलाम मात्रक होता है, कूलाम लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अब इसकी एक रख देंगे तो E बराबर कितना आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम कि लिखेंगे एकांक आवेश में लगने वाले बल के बराबर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो क्या लिखेंगे, एकांक, जल्दी से लिखते हैं, ठीक है, लिख दिया है हमने। एकांक आवेश में लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, कहते हैं, लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो अब ई का अगर इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। आगे अब इसका मात्रक कौन होता है, इसका मात्रक है अगर हम निकालें तो होता क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये है न्यूटन एन, ये क्या है कूलाम। कूलाम को हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं, सी याद है, छोटा सा सी लिखते हैं, इसे न्यूटन और यहाँ पे कूलाम। तो अगर आप देख सकते हैं तो क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम। तो बस यही लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलाम। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसे n/c भी कर सकते हैं। n/c मतलब हो गया कि न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। विमा निकालो, विमा, तो विमा कैसे निकलती है, ये F का मान और Q का मान। ए बराबर, देखो यहाँ पे क्या होता है F का mLT-2, अभी कहा तुमने पीछे। और Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है IT। ए की क्या होता है, धारा होता है जिसका मान ए होता है, एम्पियर से नापते हैं, इसलिए आई को क्या कहा गया, ए कहा गया, ठीक है। और टी को क्या कहा गया, टी मतलब टाइम टी होता है, तो यहीं पर रख देना है, क्या रखेंगे, ए और ये टी। तो यहाँ पे अगर बनाओ तो एम कितना है, 1 है, एल कितना है, 1 है, टी ए कितना है, -1, मतलब एक ही तो है, 1 लिख देंगे यहाँ पे -1 के, क्योंकि 1 ऊपर जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, माइनस का और ये माइनस की है 1, ये हो जाएगी -1, ये 2 है तो कितनी हो जाएगी यहाँ पे -3, बस यही होती है, ठीक है। ये भी खत्म हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके आगे तुम देख सकते हो, इस तरफ कर रहे हैं। अब तुमने ये तो सीख लिया कि यहाँ पे ई एफ ये क्या, इससे क्या होता है, ठीक है। अब इसका ये क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें पता है एक प्लस होता है, क्या होता है, एक प्लस होता है, और एक क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस के ये होता है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि हमारे पास बहुत सारे फिगर में, तो एक बार समझ लो प्लस क्या होता है और माइनस क्या होता है। प्लस क्या करता है, हर चीज़ अपने से बाहर निकालता है, पता है तुम्हें, हर चीज़ क्या निकालेगा, अपने से बाहर निकालेगा। माइनस क्या करता है, हर चीज़ अपने अंदर लेता है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखनी। अब बताओ, हमें प्लस और प्लस मिल जाएंगे, फिर देखो प्लस प्लस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर रेखाएं हम बनाएं ये इस तरीके से, अब ये बताओ हमसे निकालना है, यहाँ से निकलेगी तो इसमें प्रवेश कर देगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो फिर हमें क्या बताना होगा, हमें कि प्लस वाला बनाएंगे। अगर हम प्लस वाला एक तरफ बनाएंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बैंड हो जाएगा। अगर प्लस वाला रखा है तो ये भी जुड़ जाएगा, इधर भी, और ये भी इस तरीके से बाहर निकलते चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कभी आपस में जुड़ेंगे नहीं, कभी भी जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगर माइनस होता, माइनस वाले अगर माइनस वाले रख दें तो भी क्या होगा, हमारा जुड़ेगा नहीं, आएंगे यहाँ से आ तो जाएंगे लेकिन कभी भी जुड़ेंगे नहीं। इस तरीके से बना सकते हो। तो यहाँ पे आने आते हैं क्योंकि माइनस है, इनके पास कमी होगी, कमी होने की वजह से इनको दिया जाएगा, और प्लस के पास ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा से मतलब निकलता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हो। अगर दोनों मिला दिए जाए, कौन कौन से दोनों, ये दोनों प्लस और प्लस, प्लस प्लस मिला चुके हैं और माइनस माइनस मिला, लेकिन प्लस माइनस अगर मिला दिया तो क्या होगा, बिल्कुल ये आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे, ये इस तरीके से। तो इसमें से ऐसे दिखा देते हैं, तो ये होता है। तो वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए दिखाया जाता है वैद्युत क्षेत्र, ये क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखा। इनकी कई कंडीशन होती है। ये अगर पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पहला क्या लिखेंगे, ये प्लस से धनात्मक से निकलती हैं, क्या धन से निकल कर ऋण में जाती है, ऋण का मतलब है ऋणात्मक आवेश में, ये है ऋणात्मक। ये कौन सा है, धनात्मक, ठीक है।
तो यहाँ पे पहला धन से निकलकर ऋण में जाती हैं। दूसरा पॉइंट, ये आपस में कभी काटती नहीं है। ये भी याद रखना है कि आपस में कभी काटेंगे नहीं, अभी आपने देखा, ठीक है। अगर काटेंगी तो उस जगह पे 2 डायरेक्शन हो जाएंगी जो असंभव, या इस पर से की हो जाएंगी, ठीक है। चौथा क्या होता है, ये अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। ऐसे ही बहुत